Hi, this is Shivam and I hope all you're doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the very furious, very competent, very important ruler of Delhi Sultanate after इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कोई एक बहुत नोटेबल किंग या नोटेबल रूलर जो उभर के आते हैं स्लेव डायनेस्टी, वो होते हैं गयासुद्दीन बलबन। इनकी क्या कहानी रही, कैसे कैसे इन्होंने आगे चीजें की, वो सारा कुछ हम इस डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रजिया सुल्तान वाज गयासुद्दीन बलबन। तो जैसे कि आपको पता, हमने पिछली वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में कवर किया था। द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन सुल्तान हु सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत वो थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी होती हैं। इल्तुतमिश की आखिरी विश होती है कि मेरे बाद रजिया सुल्तान आगे गद्दी को संभाले और मेरे को सक्सीड करे, क्योंकि उसके जो खुद के बेटे होते हैं वो इतने सक्सेसफुल या इतने एफिशिएंट नहीं होते कि आगे उस गद्दी को संभाल सके। तो रजिया सुल्तान को जब गद्दी बिठाया जाता है तो जो 40 सरदारों का ग्रुप होता है, जिसको चहलगनी कहा जाता है, उनको ये चीज पसंद नहीं आती कि वो फीमेल हम पे रूल करे, तो उसका असैसिनेशन अल्टीमेटली करा दिया जाता है। और उसके बाद फिरोज आते हैं, उसके बाद आपके भैरम शाह आते हैं, और कुछ अलग अलग रूलर्स, अलग अलग किंग्स आते रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम, ये रजिया सुल्तान के मरने के बाद, जो इतने एफिशिएंट नहीं होते। उसी टाइम बलबन अलग अलग पोस्ट पे जा रहा होता है। एक छोटे से स्लेव के तौर पे उसको खरीदा जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, पर अलग अलग पोजीशन पे जब वो अपने रैंक को बढ़ा रहा होता है, एक जगह लॉयल से काम करता है, फिर आगे प्रमोट कर दिया जाता है, फिर अगली जगह अच्छे से काम करता है, फिर आगे प्रमोट करता है, तो ये देखता है कि भाई जो ये किंग है ये इतने एफिशिएंट नहीं है, इनको हटा के कभी ना कभी मैं ऊपर आऊंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी पावर कंसोलिडेट करनी है। इसलिए वो धीरे धीरे काम करो। तो उसके बाद में आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा था नाइन सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी। तो जो अगर गयासुद्दीन बलबन जब बनेंगे किंग तो वो कहलाएंगे नौवें सुल्तान ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के। आगे क्या कह रहा है, ही वॉज द वजीर ऑफ अ यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नसरुद्दीन मोहम्मद। तो देखिए, आपको चीज यहाँ पे मैं बता दूं, जो इल्तुतमिश का सबसे जो छोटा बेटा था, जो रजिया सुल्तान के बाद जो आगे धीरे धीरे बहुत सारा रूलर था, उसके जो आखिरी में एक रूलर आता है उसका नाम होता है नसरुद्दीन मोहम्मद। नसूरुद्दीन मोहम्मद के अंदर ही गयासुद्दीन जो बलबन होता है वो काम करता है, और बहुत एक बड़ी पोजीशन पे काम करता है, उनको असिस्ट करने का काम करता है। और ये माना जाता था कि जो नसूरुद्दीन मोहम्मद है, जो सबसे छोटे बेटे इल्तुतमिश के थे, जो किंग बने थे, उनको जो भी सारी एडवाइस की जाती थी, जो भी निर्णय इंपॉर्टेंट लिए जाते थे, वो बलबन द्वारा ही लिए जाते थे। तो अल्टीमेटली बलबन उनके बिहाफ पे रूल कर रहा था, पर किंग कौन थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। आगे इनके बारे में थोड़ी इनकी पर्सनल डिटेल बता दो। बॉर्न ऑफ टर्किश ओरिजिन, हिज ओरिजिनल नेम वाज बहाउद्दीन। तो वो एक टर्किश ओरिजिन, एक इल्बरी ट्राइब में उनका जन्म होता है। एक छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं जिनके कोई ताल्लुकात किंग वगैरह से नहीं होते, पर अल्टीमेटली अपनी मेहनत के दम पे वो कैसे उभर उठ के आते हैं, सारा कुछ देखेंगे। इनका ओरिजिनल नाम बहाउद्दीन था। ही वॉज परचेज एज अ स्लेव बाय इल्तुतमिश, ही रोज अप द रैंक क्विकली। इल्तुतमिश के द्वारा ये एज ए गुलाम, एज ए स्लेव खरीदे गए थे, और धीरे धीरे मेहनत के दम पे इन्होंने अपने रैंकों को प्रमोट टाइम टू टाइम करवाया। ही कैरिड आउट सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन एज एन ऑफिसर, और धीरे धीरे एक अलग अलग जो मोर्चे होते थे मिलिट्री के, अलग अलग जो एक्सपीडिशंस होती थी, उन पे ये जाते रहे, अपने आप को सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेनियर घोषित करवा दिया इन्होंने। आफ्टर नजीर डेथ बलबन डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान एज द फॉर्मर डिड नॉट हैव एनी मेल हायर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बलबन की सबसे बड़ी आंख थी उस पे कि मैंने वो कैसे ना कैसे करके दिल्ली सल्तनत की जो सबसे बड़ी गद्दी है किंग की, वो मुझे लेनी है, पर उससे पहले मैं अपनी पावर बढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे सबसे पहले ये पावर बढ़ाते बढ़ाते नसीरुद्दीन मोहम्मद जो किंग होता है उसके सबसे खास बन जाते हैं, असिस्ट करते हैं उसको। और जब नसीरुद्दीन मोहम्मद मर जाता है तो देखते हैं भाई ये एक प्रॉपर पूरा परफेक्ट टाइम है कि अब मैं यहाँ पे अपने आप को घोषित कर दूं एज ए किंग। तो अपने आप को किंग घोषित कर देते हैं, अपने को सुल्तान घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, और ये बताते हैं कि भाई अब कोई मेल हायर आगे है नहीं, कोई मेल वंश का आगे नहीं बचा, सारी औरतें बची हैं, तो भाई मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूँ सुल्तान। ठीक है। तो अब ये सुल्तान अपने को घोषित करेंगे तो कुछ पीछे लोग होंगे भी ऐसे जो इसको अपोज करेंगे, उसके लिए क्या करता है आगे देखते हैं। उसके बाद हाँ, ही कैरिड अ मिलिट्री एंड सिविल रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच अर्न हिम द पोजीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान रूलर आफ्टर इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अगर पूरी दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी आई थी। तो पहली डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी। सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की नहीं, तो पूरी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो बलबन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत एक्सपेडिशन अच्छे किए हैं, बहुत ऐसे ऐसे रूलर को हराया, ऐसे ऐसे जगहों को अपने अंडर लेके आया। तो इसलिए माना जाता है जो बलबन है वो पूरी सिर्फ स्लेव डायनेस्टी का नहीं, गुलाम वंश का नहीं, ममलूक वंश का नहीं, पर पूरी दिल्ली वंश का ये बहुत बड़ा संस्थापक था। इसलिए इसने, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लेके आया, प्लस इसने एक्सपेडिशंस काफी अच्छे अच्छे किए। आगे देखते हैं। Balban was a strict ruler and his code was a symbol of austerity and the strict obedience of the emperor. They even demanded the people prostrate before the king. अब बलबन के बारे में आपको कुछ खासियत बताता हूँ। बलबन की 3-4 खासियत ये हैं कि बलबन सबसे पहले तो बहुत ईमानदार था, लॉयल था,
सेकंड, ये बहुत मेहनती था, इसलिए इसने इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया टाइम टू टाइम। थर्ड, ये बहुत स्ट्रिक्ट था, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। ये इसको कभी भी खबर हो जाती थी कि मेरे लिए मतलब मेरे खिलाफ कोई भी काम चल रहा है तो उसको डायरेक्ट मरवा देता था, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस उसको खत्म कर दो, ठीक है। क्योंकि ये एक चहलकदमी ग्रुप था, टर्की सरदारों का जो ग्रुप फॉर्म किया था इल्तुतमिश ने, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसका ये सबसे लोएस्ट सरदार था। और जब ये किंग अपने आप को डिक्लेयर कर देता धीरे धीरे आगे से, तो जो बाकी के होते हैं वो कहते हैं भाई हमसे छोटा ये हमसे आगे कैसे निकल, तो उसके बारे में एक स्पाई कॉन्स्पिरेसी चल रही होती, तो वो अपने स्पाई छोड़ देता, अपने जो खुफिया पर्सन होता है वो छोड़ देता कि पता लगाओ भाई कौन मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और उसको डायरेक्ट पता लगने पे छोटी से छोटी गलतियों पे खत्म कर देता था। तो ये इतना स्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। strictly even demanded people posted. He laid out several punishment to the slightest of offense by his courtiers. अगर ये भी माना जाता है कि वो छोटी मोटी अगर उसके जो कोर्ट में जो लोग बैठते थे तो गलती कर देते थे तो उसको मरवा देता था। ये भी माना जाता है कि उसने अपने टाइम में शराब और अल्कोहल और कुछ नशे की चीजों को बैन किया हुआ था, और पता लगा था कि उसके कोर्ट के कुछ नोबल्स ये करते हुए पकड़े गए तो उन्होंने डायरेक्ट सबके सामने उनको मरवा दिया। He had a spy system to keep his noble in the checks. अब देखिए उसको पता था कि भाई मैं एक किंग के खानदान से नहीं आता, मेरे लिए कभी भी ऑपोजिशन आ सकता है, कभी मेरे को हटा के मुझे कोई और किंग बन सकता है। तो उसने अपने स्पाइस हर जगह छोड़ दिए थे कि तुम पता लगाओ, चेक रखो हर नोबल्स पे, हर एक मंत्री संतरी पे कोई मेरे बारे में षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। तो ये सिस्टम उसका बहुत है, इसीलिए इसने इतना रूल किया, इतना स्ट्रिक्ट रूलर ये कहलाया। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया। अब देखिए आपको चीज समझनी पड़ेगी, इसके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं मोस्टली कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक या दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट कराया इंडिया में। नवरोज बेसिकली एक पर्शियन फेस्टिवल होता है, जो राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है जो ईरान के लोग मनाते थे, वो इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो नवरोज फेस्टिवल है, एक नया साल का त्योहार होता है, वो मनाया जाता है पर्शियन लोगों द्वारा, तो ये इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो द बलबन इज द पर्सन, बलबन इज द किंग हु इंट्रोड्यूस नवरोज इन इंडिया, द पर्शियन फेस्टिवल। आगे देखते हैं। Gaussian Bourbon introduced both terms, the term सजदा एंड पैबोस। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए दो टर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किए थे, वो थे सजदा या सिजदा और दूसरे होते पैबोस। सिजदा में कुछ नहीं होता था कि भाई घुटने टिका के आपको किंग के सामने नीचे जो जमीन होती है उस पर किस करना है जो किंग के सामने है। दूसरा पैबोस होता था कि आपको किंग के पैरों को चूमना है। तो ये जो प्रथा उसने दो चलाई थी अपने कोर्ट के अंदर, ये काफी नोबल्स को पसंद नहीं आती है। ऑब्वियस बात नहीं, बड़े बड़े नोबल्स एक ऐसे किंग को के सामने नीचे झुक के जमीन को चूम रहे हैं, नीचे झुक के उसके पैरों को चूम रहे हैं, जो कि किंग भी नहीं है, एक रॉयल लीनेस, क्योंकि एक रॉयल खून जो होता है ना कि आप किंग के बेटे हैं, किंग के बेटे, तो ये उनके दिमाग में होता था कि पर ये तो किंग का बेटा है नहीं, हम क्यों इसकी ऐसी चीजें करें। तो ये सब लोगों के दिमाग में होता था, तो ये भी ऑपोजिशन के बारे में हो सकता था, इसलिए वो अपने स्पाई छोड़ के रखता था सबके पीछे। आगे देखते हैं। पंजाब सॉ अ लार्ज स्केल कन्वर्जन ड्यूरिंग हिज रूल। अब देखिए जो पंजाब का एरिया था उसमें काफी अच्छे अच्छे लोग रहते थे, पर लेकिन ड्यूरिंग द टाइम अच्छे अच्छे लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी लोगों को तंग नहीं किया, कभी भी ऐसा कोई एक्सपेडिशन नहीं किया कि भाई किसको मार के जबरदस्ती जमीन हड़प ली। तो पंजाब के जो लोग थे काफी अच्छे थे, लोगों को काफी मतलब शुरू से पंजाब के जो एरिया रहा काफी फर्टाइल रहा, तो काफी देश को, पूरे देश के एरिया को वो मतलब दो देश के लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करता आया। पर पंजाब के लोगों को पंजाब के जो ये टाइम था, ये पंजाब के लोगों का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन काफी कन्वर्जन झेलना पड़ा। कन्वर्जन इन द टर्म ऑफ रिलीजन, कि उनको जबरदस्ती मार के उनको मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कराने के लिए प्रयास किया। किसने ट्राई किया? हमारे बलबन ने। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस डेथ हिज ग्रैंडसन कैकाबाज सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जब वो खत्म हो जाता है या उसके जब टाइम खत्म हो जाता है हमारे गयासुद्दीन बलबन का, तो वो अपने जो उसका आगे ग्रैंडसन होता है, मतलब उसका जो पोता होता है, उसका नाम होता है कैकाबाद, उसको दिल्ली की थ्रोन या दिल्ली की गद्दी दे देता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैकाबाद के साथ आगे क्या होता है। कैकाबाद डाइड ऑफ स्ट्रोक इन 1290 एंड सक्सीडेड बाय द 3-year-old सन शमशुद्दीन कयूमर्स। तो कयूमर्स, शमशुद्दीन कयूमर्स नाम का पर्सन होता है, वो जो 3 साल का एक लड़का होता है, वो कैकाबाद की गद्दी के ऊपर आता है। क्यों? कैकाबाद को एक हार्ट स्ट्रोक आता है, उसको एक हार्ट अटैक आता है, वो खत्म हो जाता है 1290 में, और उसके बाद शमशुद्दीन कयूमर आगे उस गद्दी पर बैठ जाता है, तो सिर्फ 3 साल का रूलर होता है। Kayumars was murdered by Jalaluddin Firoz Khilji, thus ending the Mamluk dynasty to replace it with the Khilji dynasty। तो ये आपका लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने स्लेव डायनेस्टी को खत्म किया और कौन सा ऐसा किंग था लास्ट जो स्लेव डायनेस्टी का रहा था। तो कयूमार, जो शमशुद्दीन कयूमार था, जो 3 साल का छोटा सा लड़का था, उसको खत्म कर देगा एक उन्हीं का जन्म जिसका नाम होता है
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये वही जलालुद्दीन खिलजी जो स्थापना करेगा खिलजी डायनेस्टी की। आगे हम देखेंगे फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर जलालुद्दीन खिलजी आएगा, वो कैसे अपना जो रूल होता है उसको प्यार से बड़े आराम से चला रहा होता है, पर उसी का जो दामाद होगा, जो नाम होगा उसका अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी सारे रिफॉर्म नहीं लेके आ जाएगा, अपने जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा का मर्डर कर देगा। कैसे हम देखेंगे, फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे हमारी स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है। स्लेव डायनेस्टी में हमने देखा जो उसका फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गोरी का स्लेव था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आगे स्लेव या उसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश को आगे बहुत बढ़ा के लेके जाता है। उसके जो इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, वो भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, बहुत अच्छी रूलर होती है, पर ड्यू टू द बायस, जनरल बायस ऑफ ऑन फीमेल जेंडर उसके साथ अच्छा काम नहीं होते हैं, उनको हटा के बहुत बेकार से रूलर ले आता है। उसके अल्टीमेटली ये सब देखता हुआ बलबन आके राइज करता है और बलबन अपनी गद्दी संभालता है, और बलबन के बाद कोई अच्छा रूलर नहीं आता स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड वॉच माई ऑल वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।